अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद वकार खान। आई एम अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजी मास्टर क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मॉड्यूल 1 का ये लेक्चर 2 है, जिसे जो है हम आज रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग पे हम बात करेंगे। रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग जो है वो डिटेल्ड लेक्चर से जानने से कबल मैं एक अहम ऐलान ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मैंने ये डिस्कस किया इस प्रोजेक्ट को, तो उसके बाद मुझे कुछ सजेशंस मिली और मैंने फ़ैसला किया है कि जो है हेमाटोलॉजी मास्टर क्लास के तमाम जो कमिंग लेक्चर्स हैं, आज का लेक्चर जो है इसके समेत उसको जो है और भी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड बनाया जाएगा। यानी अब हर लेक्चर में डिज़ीज़ की पैथोफिज़ियोलॉजी, रियल क्लिनिकल केस स्टडीज़, कॉमन डायग्नोस्टिक पिटफॉल्स और स्पेशली पाकिस्तान स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और अपडेटेड एसीआर और यूएलआर की जो गाइडलाइंस हैं उनकी रोशनी में हम मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन किस्म की डिस्कशन करेंगे, ताकि आप सिर्फ ये सीरीज़ देखकर किसी भी जो है वो आप नेशनल या इंटरनेशनल र्यूमेटोलॉजी एग्जामिनेशन में बैठने के काबिल हो जाएंगे। इस तब्दीली के बाद ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हर लेक्चर जो है वो एवरेज ऑलमोस्ट 1 आवर का हो सकता है, 50 मिनट का या 1 आवर तक का होगा। और जो पूरी र्यूमेटोलॉजी मास्टर क्लास सीरीज़ जो पहले के मैं सोचता था मे बी 100 प्लस आवर्स से होगी, तो आई थिंक सो अब ये 150 से 180 आवर्स से भी ज़्यादा जो एक मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार करेगी। तो दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है इस पूरी र्यूमेटोलॉजी मास्टर क्लास का शायद सबसे अहम लेक्चर है। हिस्ट्री टेकिंग सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है और एक मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान इत्मीनान का रिश्ता बनाने का ज़रिया है। सर विलियम ऑस्लर ने कहा था कि आप मरीज़ को सुनें, वो आपको डायग्नोसिस बता रहा है। र्यूमेटोलॉजी मास्टर क्लास में ये बात सबसे ज़्यादा जो है हम इसी बात का ख़्याल रखेंगे, क्योंकि जो स्टडीज़ ने साबित किया है कि एक जो स्किल्ड र्यूमेटोलॉजिस्ट होता है वो 70 से 80% केसेस में सिर्फ हिस्ट्री से ही जो है वो वर्किंग डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है। और इन्वेस्टिगेशंस मैंने पहले भी कहा है, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो आपके डायग्नोसिस की तस्दीक करें। पाकिस्तान में हमारा जो है वो सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हिस्ट्री लेने में जल्दी करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो इस लेक्चर में, ये जो आज का लेक्चर है, इसमें हम आपकी ये जो आदत है इसको बदलने की कोशिश करेंगे। हम र्यूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो र्यूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए पहले ये समझें कि जर्नल मेडिकल हिस्ट्री से ये र्यूमेटोलॉजिकल मेडिकल हिस्ट्री किस तरह मुख्तलिफ है। जनरल हिस्ट्री में हम जो है वो कुछ जो बातें पूछते हैं उनमें चीफ कंप्लेंट है, ऑनसेट है, ड्यूरेशन है और सेवेरिटी पूछते हैं। लेकिन र्यूमेटोलॉजी में हम जो है वो 5 स्पेसिफिक डायमेंशंस को बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर हमें करना पड़ता है, तब जाके हमें जो है वो हिस्ट्री प्रॉपर वे में कहीं एक रास्ता दिखाती है। ये 5 डायमेंशंस क्या हैं? सबसे पहली और अहम आर्टिकुलर पैटर्न है, यानी कौन से जाइंट्स कैसे मुतासर हैं, कैसे अफेक्टेड हैं। दूसरे नंबर पे है इन्फ्लेमेटरी वर्सेस मैकेनिकल पैटर्न, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। तीसरी है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट और चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल इम्पैक्ट को। और पांचवा और आखिरी, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और उसको जो है लोग डिस्कस नहीं करते, ना उस बारे में बात करते हैं, ना उस बारे में क्वेश्चन करते हैं, साइको सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इन सब को एक एक करके समझते हैं और साथ साथ रियल क्लिनिकल एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि ये क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को प्रॉपरली एक्सप्लोर कैसे किया जाता है, इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो जब मरीज़ कहे कि जो मेरे जोड़ों में दर्द है, तो ये सुनकर आगे नहीं बढ़ जाना, ये बहुत नहीं है। आपको इस जो पेन जिसके बारे में बात कर रहा है, इसको हर एंगल से समझना है। सबसे पहला सवाल ये है कि दर्द है या सोज़िश है, स्वेलिंग है या दोनों हैं? ये इसलिए अहम है क्योंकि मरीज़ अक्सर दर्द और जो है सोज़िश को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये अलग-अलग फाइंडिंग्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन हो सकता है,
लेकिन इन्फ्लेमेटरी जो स्वेलिंग है वो नहीं होती। लेकिन RA में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन भी होगा, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग भी हो सकती है। अब ये पहला हमारा जो हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि कब से है, कब से है और कैसे शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ एक क्लिनिकल पर्ल आपने याद रखना है। मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि वो जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से कि ऑनसेट का तरीका डायग्नोसिस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू देता है। ये बात तो हमें कि क्या ऑनसेट का जो पेन ऑनसेट का जो वो तरीका है वो डायग्नोसिस की तरफ बहुत ही स्ट्रांग क्लू देता है। अगर चंद घंटों में अचानक शदीद दर्द और सोजिश आई है, ख़ासतौर पर रात को, तो सबसे पहला ख्याल आपका जाना चाहिए दैट वुड बी गाउट। एक मरीज़ का केस हम जो है वो बात करते हैं। रात के 2 बजे उठा और उसने बताया कि मेरे पैर के अंगूठे में इतनी तकलीफ़ है कि दिल करता है काट दूँ, या चादर का कोना भी जो है वो लग रहा है तो मुझे पेन हो रहा है। और अगर चंद दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता आएगा तो वो रिएक्टिव आर्थराइटिस होगा या वायरल आर्थराइटिस होगा। और अगर महीनों में आहिस्ता-आहिस्ता आए पेन, तो या तो RA हो सकता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो आपने अब इन 3 जो है मैंने ये पल्स बताए हैं कि रात के वक़्त स्टार्ट हुआ गाउट है, अगर वो कुछ दिनों में आया है तो वो रिएक्टिव या वायरल आर्थराइटिस है, अगर जो है वो कुछ जो है वो महीनों में आया है तो वो क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक क्वेश्चन जो सबसे अहम है, हम जो है वो वन बाय वन जाएँगे अब। मॉर्निंग स्टिफनेस रूमेटोलॉजी का सबसे अहम सवाल है। मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में पूछना रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री का वो एक सवाल है जो आपको सबसे ज़्यादा काम देता है। लेकिन ये सवाल सही तरीके से पूछना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि क्या आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, वो तो कह देगा हाँ, वो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होती है। सिर्फ ये ना पूछें कि सुबह को अकड़न होती है या नहीं, कि बहुत से मरीज़ों ने कहना है होती है। बल्कि ये पूछें कि सुबह उठने के बाद जोड़ कितनी देर तक अकड़े हुए रहते हैं, और क्या आप इस वक़्त अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं या नहीं? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कितनी अफ़ेक्ट हुई है? ये सबसे अहम क्वेश्चन है जो नहीं किया जाता। मॉर्निंग स्टिफनेस की पैथोफिज़ियोलॉजी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मॉर्निंग स्टिफनेस की पैथोफिज़ियोलॉजी की बात करें, रात को जब हम सो जाते हैं तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जैसे कि इंटरलेकिन 6 है, TNF अल्फ़ा हैं, ये क्या करते हैं, सर्कैडियन रिदम के साथ चलते हैं, रात को अपनी पीक पर होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जॉइंट में इकट्ठे हो जाते हैं और कैप्सूल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब सुबह हरकत शुरू होती है तो ये सब जो है वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जितनी भी हैं उनमें मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटा से ज़्यादा रहती है। यूलार की बात करेंगे हम, जो है वो गाइडलाइंस की बात करेंगे, तो जी जो यूलार की RA मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनमें जो मॉर्निंग स्टिफनेस की ड्यूरेशन है, स्पेशली इस पॉइंट को याद रखिएगा, यूलार की 2022 की जो गाइडलाइंस है, मॉर्निंग स्टिफनेस की ड्यूरेशन को डिजीज़ एक्टिविटी का एक क्लिनिकल मार्कर करार दिया गया है। जी, तो आपने ड्यूरेशन को लाज़मी पूछना है। हाइली एक्टिव RA में मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो 4 टू 5 आवर तक भी जो है वो रह सकती है, लाज़मी नहीं है कि 1 और 2 आवर रहेगी। तो एक कॉमन पिटफॉल में अभी ही आपको एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि बहुत से फिज़िशियंस जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मॉर्निंग स्टिफनेस की को होती है, तो वो जब सुनते हैं तो उसी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट बिलो जो है वो लेस देन 30 मिनट हो सकती है, उसी को RA समझ लेते हैं, डिमांड स्टार्ट करा देते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लेकिन ये आम तौर पर 30 मिनट से कम होती है और इसे जेलिंग फिनोमेना कहते हैं। अगर मरीज़ कहे कि सुबह उठते वक़्त थोड़ी-सी अकड़न होती है, लेकिन मैं 5-7 मिनट में जो है वो ठीक हो जाता हूँ, चलने-फिरने लग जाता हूँ, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड स्टिफनेस होगी, RA रिलेटेड स्टिफनेस नहीं होगी। अच्छा जी, अब आते हैं जी आर्टिकुलर पैटर्न। कौन से जॉइंट्स और कैसे? मैंने पहले हमने इनको पॉइंट आउट किया था। कौन से जॉइंट्स और कैसे? ये हिस्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ आप सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इसमें आपने 3 चीज़ें पूछनी है। पहली ये कि कौन से जॉइंट्स अफ़ेक्टेड हैं, दूसरी ये कि कितने जॉइंट्स अफ़ेक्टेड हैं, तीसरी ये कि उनका पैटर्न क्या है, यानी सिमेट्रिक हैं या एसिमेट्रिक हैं, एडिटिव हैं या माइग्रेटरी हैं।
ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। और मैं अब ये जो आपको आपने इस लेक्चर को सुनते हुए अपने या तो जो है वो राइट डाउन करते जाएँ या आप याद रखें कि कौन से जॉइंट्स मुतासिर हैं, ये पूछते वक़्त कि इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पल आपने फिर याद रखना है कि मरीज़ को जो है वो बॉडी पिक्चर के बारे में सोचने के लिए कहें। आप उसे कहना भई अपनी बॉडी पिक्चर को सोचें। कहें कि आपके सर से पाँव तक आपने ये सोचना है और हमें बताना है कि आपको तकलीफ़ कहाँ होती है। बल्कि सबसे जो हिस्ट्री टेकिंग का जो बेहतरीन जो है वो वे है वो ये है कि आप पेशेंट को कहें कि स्टार्ट फ्रॉम दैट दैट पॉइंट व्हेन यू आर कंप्लीट हेल्दी। मरीज़ से यही कहना है कि आपने वहाँ से शुरू करना है जब आप बिल्कुल ठीक थे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम कहते हैं जी बताएँ अभी अभी क्या तकलीफ़ है? वहाँ से शुरू ही नहीं करते जिसकी वज़ह से हमारे पास जो है वो केस डायग्नोज़ नहीं हो पाते। अक्सर मरीज़ मैंने कहा कि आप बॉडी पिक्चर उसे कहें, सर से लेकर पैर तक अपना दिमाग में सारी बातों को रखें और बताएँ। क्योंकि कुछ मरीज़ जो है वो जॉइंट्स भूल जाते हैं, तो आपने स्पेसिफ़िकली अगर नहीं पूछा तो वो जो है क्या करेंगे भूल जाएँगे कि मैंने क्या बताना था। वो मेन बातें बताएँगे, बाकी बातें उनको याद ही नहीं रही नहीं। और इसीलिए आप उससे कहें सर से लेकर पाँव तक आप अपने बारे में इस वक़्त जो पेन कंडीशन है, जो आप जो है डिफ़रेंट महसूस कर रहे हैं, आप एक रूटीन लाइफ़ के से हट के महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में बताएँ। जो मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ के आर्टिकुलर पैटर्न हैं, उनको आपने याद रखना है क्योंकि ये जो है क्लिनिकल पल्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आरए में सिमेट्रिक स्मॉल जॉइंट पॉलीआर्थराइटिस होती है, यानी दोनों जो आपके हाथ हैं, उसके दोनों हाथों के एमसीपी और पीएपी जॉइंट्स दोनों रेस्ट हो सकती हैं, दोनों पाँव की एमटीपी जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं आरए में। एक और बात आपने याद रखनी है कि आरए में डीआईपी जॉइंट्स आमतौर पर स्पेयर होते हैं। डीआईपी जॉइंट्स अमूमन स्पेयर होते हैं लेकिन कभी अफेक्टेड हो भी सकते हैं और ये एक अहम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आरए का सोरियाटिक आर्थराइटिस से और ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अगर मरीज़ कहे कि मेरी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो उँगलियों के आखिरी जोड़ों में है, तो आरए का जो है वो चांस कम है। माइट भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है या सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो ये हो सकती है। अब एक और बात करते हैं कि इसी पैटर्न के हवाले से जो एएस है यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो स्पाइन है और सैक्रोइलियक जो जॉइंट्स है वो आपके जो है अफेक्टेड होते हैं। और अगर पेरिफेरल जॉइंट डिजीज़ होगी साथ में पेरिफेरल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होगी तो लोअर लिम्स में जो है ये जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब आ गया जी आगे हम गाउट पे बात करें। गाउट में आपने जो है गाउट में जो पहली बार क्या होता है अक्सर औकात फर्स्ट एमटीपी फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जिसे पोडिग्रा भी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीआईपी जॉइंट्स और फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है और वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स हैं यानी घुटने और हिप्स जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा मुतासिर होते हैं। पैटर्न के हवाले से आपने एक और बात याद रखनी है कि जो सिमेट्रिक पैटर्न है आरए में हो सकता है सिमेट्रिक पैटर्न, आरए के अलावा भी हो सकता है बताता हूँ एसएलई में हो सकता है, वायरल आर्थराइटिस में हो सकता है। अब आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना वायरल आर्थराइटिस में भी सिमेट्रिक पैटर्न हो सकता है। एसिमेट्रिक पैटर्न कहाँ होगा? एसिमेट्रिक पैटर्न रिएक्टिव आर्थराइटिस में होगा। अब देखें आरए और वायरल में सिमेट्रिक है, रिएक्टिव और सोरियाटिक आर्थराइटिस में एसिमेट्रिक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस में हो सकता है और एंटीरोपैथिक आर्थराइटिस जो है उसमें भी एसिमेट्रिक पैटर्न होगा। अब आपने याद करना है कि सिमेट्रिक किसमें मैंने बताया और एसिमेट्रिक किसमें मैंने बताया। माइग्रेटरी पैटर्न आपने याद करना है। हम इन पैटर्न्स को जो डिस्कस कर रहे हैं आपने माइंड में रखना है और जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे या आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो आपको ये पैटर्न बता देगा कि डिजीज़ कौन सी है। माइग्रेटरी पैटर्न यानी कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जाना जो है वो गोनोकोकल आर्थराइटिस में हो सकता है, रिमेटिक फीवर में होता है। तो एडिटिव पैटर्न के बारे में अब फिर बात करते हैं इसके बाद। एडिटिव पैटर्न यानी नए जॉइंट्स जो है वो शामिल होते रहते हैं इसमें और पुराने भी रहते हैं। ये आरए का जो है वो टिपिकल पैटर्न है एडिटिव। पैलिंड्रोमिक पैटर्न इसमें क्या होता है कि एक बार पेन्स आती हैं और फिर उसके बाद मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। ये आरए जो है की अर्ली प्रेजेंटेशन हो सकती है पैलिंड्रोमिक और अगर एंटीसीसीपी पॉजिटिव हो तो आरए डेवलप होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आरए में जो है वो एडिटिव पैटर्न भी हो सकता है और पैलिंड्रोमिक भी हो सकता है और ये आरए के अर्ली जो है वो
डेवलपमेंट जो है की तरफ से हो सकता है, और अगर एनटीसीडी पॉजिटिव है तो फिर तो जो है चांस बढ़ जाता है कि इस पेशेंट में आरए डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमने आर्टिकुलर के बाद हमने डिस्कस करना है जी इन्फ्लेमेटरी वर्सेस मैकेनिकल पैटर्न। ये भी एक बहुत जो है हिस्ट्री के ज़रिए आप बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फ़र्क जानना सीख जाएंगे। ये डिस्टिंक्शन हिस्ट्री से करना भी एक आर्ट है कि मैकेनिकल पेन है या जो है वो इन्फ्लेमेटरी है। सबसे अहम सवाल ये है कि दर्द जो है वो रेस्ट से बेहतर होता है या हरकत करने से बेहतर होता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो है रेस्ट करने से अकड़ाव बढ़ता है, और हरकत करने से जो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में दर्द जो है वो बेहतर हो जाता है। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है जो आप कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा के जो है रूटीन में ये चीज़ सामने आ सकती है कि आरए का मरीज़ बताता है कि अगर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ तो उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1-2 मिनट चलने के बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। ये जेलिंग फिनोमिना है, मैंने ऊपर भी ज़िक्र किया। मैकेनिकल पेन में हरकत करने से, चलने फिरने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, और रेस्ट करने से तकलीफ़ क्या हो जाती है मैकेनिकल पेन में कम हो जाती है। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मरीज़ होता है वो ये बताएगा कि सीढ़ियाँ चढ़ने से घुटने में तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, और मैं रेस्ट करता हूँ तो मुझे जो है वो आराम मिल जाता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। रात के जो है वो वक़्त दर्द के बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में रात को दर्द हो सकता है और नींद जो है वो टूट सकती है। एएस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये तो इतना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो एएस 2009 का जो क्राइटेरिया है उसमें रात को जागना एक डिफाइनिंग फ़ीचर है। डायग्नोस्टिक कह रहा था, डिफाइनिंग फ़ीचर है। लेकिन रात के वक़्त जागना, जो मैं अभी पहले बताया, एएस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो एएस का 2009 का क्राइटेरिया है, उसमें रात को जागना एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन पिटफॉल भी है। जो रात का दर्द है वो सिर्फ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में नहीं होता, सम टाइम मैकेनिकल पेन भी रात को बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर जब पोजीशन चेंज ना हो। मरीज़ कहता है जब मैं सर जो है ना मैं दूसरी पोजीशन में जाता हूँ, मैं करवट बदलता हूँ तब मुझे पेन होता है। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क ये है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मरीज़ उठकर थोड़ी देर चलने से बेहतर हो जाता है, जबकि जो मैकेनिकल पेन में वो चलने से भी आराम नहीं मिलेगा। वो जब चले फिरेगा तो उसका दर्द फिर भी रहेगा। तो ये आपने फ़र्क करना है मैकेनिकल पेन में और इन्फ्लेमेटरी में। अब आगे जी बात करते हैं, अब सिस्टेमिक सिम्पटम्स पे के बारे में आपने हिस्ट्री लेनी है। आपने ये हिस्ट्री में ना आपने पूरा जो आप देख रहे हो ना पेशेंट के, ये हमारा लेक्चर आई थिंक कि 1 आवर का या इससे भी ज़्यादा जा सकता है। इसमें हमने पेशेंट को सिर्फ क्वेश्चंस के ज़रिए डायग्नोज़ करना है। हमने ये नहीं करना कि वो पहले हमारे सामने रख दे, जी ये डॉक्टर साहब ये मेरी जो है लैब्स आ चुकी हैं और ये मेरी सिम्पटम्स और मेरी फाइंडिंग्स हैं, आप बताएं डायग्नोज़ करें। नहीं, हमने मरीज़ को 70 टू 80% आई होप सो कि ये लेक्चर आप सुनेंगे और इसको आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, और इसके ज़रिए आप जो है आई थिंक सो 70% जो है आप डायग्नोसिस हिस्ट्री की बेस पे बना सकते हैं। तो सिस्टेमिक सिम्पटम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने फुल बॉडी का जो है वो उसको असेस करना है। ये रिमेटोलॉजिकल हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस जो है वो मिस हो जाती हैं। तो मैं आपको एक रूल देता हूँ इस हवाले से, सिस्टेमिक सिम्पटम्स के हवाले से, कि जब भी कोई जॉइंट्स की तकलीफ़ आपके लेकर पेशेंट आपके सामने आए तो आपको पूरी बॉडी को जो है वो असेस करना है, और ये याद रखना है कि रिमेटिक जो डिजीज़ेज़ हैं सिर्फ जॉइंट्स की नहीं है बल्कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ हैं। यही रिमेटोलॉजी है। फटीग के बारे में हमने पूछना है, सबसे अहम है सिस्टेमिक सिम्पटम्स के हवाले। सबसे अहम फटीग है, क्योंकि अगर पेशेंट ने कहा और आप उसको जनरल लें कि जी ये तो वैसे ही कह रहा है कि मैं थका-थका रहता हूँ, या पेशेंट फीमेल स्पेशली होती हैं, वो कहें जी मैं थकी-थकी रहती हूँ, तो फटीग के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि आरए में, लुपस में, शॉग्रेन्स में और फाइब्रोमिल्जिया में ये 4 जो हैं ये फटीग को के हवाले से आपको जो है वो क्लू देंगी। फटीग इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट सिम्पटम के तौर पर मौजूद होती है, और मरीज़ अक्सर इसे जो है वो बयान नहीं करता, मुश्किल महसूस करता है, वो बता नहीं पाता। आप जो है मरीज़ जब बैठा हो, आपने उससे ये पूछना है कि क्या आपको कोई ऐसी थकावट होती है कि आप चाहे नींद पूरी कर लें
आप चाहे 5 घंटे सोएँ या आप 15 घंटे सोएँ, फिर भी आपको लगे कि मेरा जिस्म जो है वो फ्रेश नहीं हुआ और आपके जो डेली रूटीन के काम हैं आप वो नहीं कर पाते, तो क्या ऐसी थकावट है? तो अगर इस तरह की वो थकावट है कि सो के उठने पे भी फ्रेश फ़ील ना करना, तो ये जो है इन 4 डिज़ीज़ेज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है। ये इन्फ्लेमेटरी फटीग की डिस्क्रिप्शन है, ये जो अभी हमने डिस्कस की है, जो कि मैकेनिकल फटीग से मुख्तलिफ होती है। फटीग में भी मैंने आपको टर्म दी है, इन्फ्लेमेटरी फटीग एंड मैकेनिकल फटीग। और अगर इस तरह की फटीग है जो कहे कि मैं सो के भी उठूँ, पेशेंट फीमेल कहती है, स्पेशली फीमेल्स होती हैं इन 4 डिजीज़ में, तो वो कहे मैं सो के उठी, फिर भी मुझे लगता है मैं फ्रेश नहीं हो पाती, मैं हर वक़्त मेरा जिस्म टूटा रहता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी फटीग है इन 4 डिजीज़ के बारे में, आरए, लुपस, शॉग्रेन्स, फाइब्रोमिल्जिया। इसके बाद आपने फ़ीवर के बारे में पूछना है और स्पेसिफ़िकली लो ग्रेड फ़ीवर के बारे में पूछें, क्योंकि मरीज़ अक्सर थोड़ा-सा जो है वो बुखार नोटिस नहीं कर पाते। एसएलई में लो ग्रेड फ़ीवर बहुत कॉमन होता है और अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिज़ीज़, अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिज़ीज़ जो है उसमें बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जो अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिज़ीज़ जो है यामागुची क्राइटेरिया पे मैंने उनको डायग्नोज़ किया और उनको हमने ट्रीट किया, पता ही नहीं चल रहा होता। पेशेंट को कभी वो एंटीबायोटिक्स लगवा रहे हैं जी, बुखार हो रहा है और उनको बार-बार एंटीबायोटिक के जो है वो कोर्स करवा रहे होते हैं जी, आप ये एंटीबायोटिक का कोर्स करें, 7 दिन का करें जी, 5 दिन का करें, 14 दिन का करें। तो लो ग्रेड फ़ीवर एसएलई में बहुत कॉमन है। एडल्ट ऑनसेट सिल्टी डिज़ीज़ में तो क्विटिडियन फ़ीवर होता है, जिसे कोशिडियन भी कह रहे हैं, वैसे क्विटिडियन फ़ीवर जो है वो होता है, यानी रोज़ाना बुखार होगा और उतर जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होगा। एडल्ट ऑनसेट सिटिल डिज़ीज़ में क्विटिडियन फ़ीवर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। वेट लॉस के बारे में आपने पूछना है और अगर हो तो आपने वेट लॉस को रेड फ्लैग समझना है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, उनमें थोड़ा-सा जो है वेट लॉस हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट अगर वेट लॉस है तो आपने मैलिग्नेंसी की तरफ जो है वो ज़रूर सोचना है, क्योंकि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो हैं, जैसे कि डर्मेटोमायसाइटिस है, अक्सर जो है वो ऑक्लेट मैलिग्नेंसी है, उसके साथ-साथ ये होते हैं। और आपने इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना पैरानेप्लास्टिक सिंड्रोम्स को। अगर जो है वो प्रोमिनेंट वेट लॉस है तो आपने ज़रूर इसके बारे में पूछना है। आँखों के बारे में पूछना है वेट लॉस के बाद, आइज़ स्पेसिफिकली पूछना है आपने, क्योंकि मरीज़ जो आँखों की जो उनकी तकलीफ़ होती है वो जॉइंट पेन से रिलेट नहीं कर रहा था, वो कहता है ये तो आँखों वाला मसला तो अलग है, जॉइंट पेन वाला मसला अलग है, वो उससे नहीं बताएगा। आपने पूछना है क्या आँखें रेड हैं, पेनफुल आइज़ हैं, यानी कि यूवेइटिस हो सकती है। तो यूवेइटिस कहाँ होगी? एएस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और जूनियल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में होगी। ड्राई आइज़ का पूछें, यानी कि खुश्क आँखें होंगी, शॉग्रेन सिंड्रोम हो सकता है। ये शॉग्रेन सिंड्रोम का एक हॉलमार्क सिम्पटम है, ड्राई आइज़। शॉग्रेन्स का जो मरीज़ है अक्सर बताता है कि आँखों में कुछ पड़ा हुआ लगता है, चुभ रहा होता है, जलन होती है और जो है वो गाढ़ा-सा डिस्चार्ज जो है वो आँखों से निकलता रहता है। तो स्क्लेराइटिस के बारे में और एपिस्क्लेराइटिस के बारे में पूछें, क्योंकि ये किसके बारे में, इसको ये आरए में हो सकती हैं। और इसके बाद फिर जब आइज़ के बारे में आप पूछें तो आप मुँह के बारे में आपने पूछना है, माउथ की फाइंडिंग्स आपने पूछनी है। मैं थोड़ा-सा जो है थोड़ा-सा मैं लेक्चर को ज़रा जल्दी से निकालूँगा ताकि बहुत लेंथी ना हो जाए। मुँह के बारे में पूछें, ड्राई माउथ यानी कि खुश्क तो नहीं रहता मुँह, शॉग्रेन्स में होता है। मरीज़ अक्सर बताता है कि खाना खाते वक़्त पानी पीना पड़ता है, या मेरी ज़ुबान जो है वो हर वक़्त खुश्क रहती है, पानी का सिप लेता रहता हूँ। ओरल अल्सर के बारे में पूछना है। ओरल अल्सर किस 2 डिज़ीज़ में हो सकते हैं? एसएलई में, बिशेट डिज़ीज़ में हो सकते हैं। एसएलई और बिशेट। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एसएलई का जो ओरल अल्सर होंगे वो आम तौर पर पेनलेस होते हैं, लेकिन जो बिशेट डिजीज़ के अल्सर होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, शदीद किस्म के पेनफुल होंगे। यही एक फ़र्क है जो आपने समझना है। फिर ओरल अल्सर अगर उसने बताए हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई और भी रीज़न हो सकती है, आपने उनको देखना है। जल्द के बारे में आपने स्किन के बारे में पूछना है, तफ़सील से स्किन के बारे में पूछना है। सोराइसिस की हिस्ट्री है। पाकिस्तान में कॉमन प्रॉब्लम ये है कि मरीज़ जो है जो सोराइसिस का पेशेंट होता है वो कहता है ये मुझे एलर्जी है, सिर्फ़ जो है वो स्किन डिज़ीज़ समझकर जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करेगा, या वैसे ही क्रीमें या ट्यूब्स ऑइंटमेंट्स लगा रहा होता है और रिमेटोलॉजिस्ट के पास सिर्फ जॉइंट पेन लेकर आता है। तो आपको स्पेसिफ़िकली पूछना है कि क्या जो है कभी आप
आपकी जिल्द पर सुर्ख किस्म के निशान बनते हैं जिन पर सफ़ेद छिलके आते हों। स्केल्स के बारे में पूछ रहे हैं आपने। बटरफ्लाई रैश के बारे में, यानी गालों और नाक पर जो बटरफ्लाई की तरह रैश या कोई उनसे पूछें कोई निशान बनता है आपने, तो ये एसएलई की कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है बटरफ्लाई रैश। यहाँ पे भी एक कॉमन पिटफॉल है, वो ये है कि बटरफ्लाई रैश हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ 30 से 50% जो एसएलई के पेशेंट्स होते हैं उनमें बटरफ्लाई रैश होता है। फोटो सेंसिटिविटी के बारे में पूछें, यानी कि धूप में जाने से जो वो निशान है आपको रैश है वो बढ़ता है, स्किन जलती है, तो ये एसएलई में होती है। अब आ जाते हैं जी, आपने रैश के बारे में पूछा था, रेनाल्ड्स फिनोमेना बहुत अहम है, उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछें। बहुत से मरीज़ से जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस समझते हैं या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम समझते हैं और ख़ुद से मेंशन नहीं करते इस प्रॉब्लम को। वो कहते हैं कि ये तो ठंड की वजह से है, जो है मेरी उँगलियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, और या ये मुझे कोई जिल्द की एलर्जी है। मेरे पास एक पेशेंट है, बहुत ही दूर दराज के इलाके से पेशेंट उस मेरे पास आया। वो बच्ची थी, सिस्टेमिक साइक्रोसिस थी, लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक साइक्रोसिस थी। तो वो कह रहे थे जी हम इस पे ट्यूब्स लगा रहे हैं। तो पूछें, आपने पूछना है उनसे कि क्या ठंड में आपकी उँगलियाँ पहले सफ़ेद हो जाती हैं, फिर नीली और फिर सुर्ख और जो है वो गर्म हो जाती हैं? तो ये क्लासिक ट्राइफेज़िक रेनाल्ड्स है, अगर इस तरह होता है तो। उसके बाद जी आपने बालों के बारे में पूछना है, हेयर लॉस, उसके बारे में ज़रूर पूछें। डिफ्यूज़ एलोपेशिया है, एसएलई में होगा, और जो मरीज़ा होगी वो अक्सर बताती है कि कभी वक़्त जो है वो जो मेरे बाल हैं कंघी करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो गिरते हैं मेरे बाल। तो ये अगर है तो वो आप एसएलई को सोचें। तो आपने उसके अलावा साँस की तकलीफ़ का पूछें। साँस की तकलीफ़ के बारे में आपने पूछना है ज़रूर जी। जी, साँस के बारे में पूछें, क्योंकि आईएलडी को भी हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ेज़ जो है वो आरए में 30% आरए के पेशेंट्स में आईएलडी हो सकता है। और आरए का जो पेशेंट है, मैं एक और पॉइंट यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ। आरए का जो पेशेंट है, वो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी बस जॉइंट पेन है, उसको सिर्फ जॉइंट डिजीज़ आरए को समझते हैं। आरए डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट कर सकती है। 30% आरए के पेशेंट्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है। अगर आरए का पेशेंट है, वो कहता है मैं ज़रा-सा चलूँ मुझे साँस चढ़ने लगता है, बातें करते हुए साँस चढ़ता है, जल्दी थकावट हो रही है, बहुत हल्का-फुल्का काम करके थक जाता है। तो वैसे तो आरए में मैं तो जो है वो वैसे बहुत सारे डिज़ीज़ हैं जिनमें मैं एचआरसीटी टेस्ट लाज़मी स्क्रीनिंग पे ही कर लेता हूँ। तो आरए में भी मैं पेशेंट को देखता हूँ, अगर उस इस तरह के सिम्पटम्स हो तो मैं एचआरसीटी टेस्ट कराता हूँ। हालाँकि पेशेंट जो है अगर कह भी दे कि जी सर मुझे तो चाहती कि कोई मुझे अभी कोई ख़ास ना मसला, तो मैं स्क्रीनिंग के तौर पर आरए में एचआरसीटी टेस्ट सम पेशेंट्स में करवाता हूँ। और अगर जो है ये वैसे हिस्ट्री का टॉपिक है, हम किसी और लेक्चर में एक और जो है बात को डिस्कस करेंगे। मैं एक पेशेंट्स जो था वो मैं उसमें टीबी अर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रहा था, और मैंने उसमें आइग्रा जो है वो जब करवाया और आइग्रा पॉजिटिव आ गया। आइग्रा जब पॉजिटिव आया तो फीमेल पेशेंट जो है वो कल ही मेरे पास पेशेंट आई, वो कहती है जी मैं जी एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि टीबी का नाम सुनते पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई हूँ फॉर सेकंड ओपिनियन। तो वो हँस के कहते हैं जी क्या जल्दी है, ये तो एक जो है वो डेड जर्म है, तो ये तो कुछ नहीं कह रहा। प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज़ हमने जो है रिमेटोलॉजी में सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ है, आइग्रा का पल्मोनोलॉजी में कुछ मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक बेशक ये डेड जर्म है, उस किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बिकॉज़ हमने जो है इम्यूनोसप्रेसेंट देने होते हैं, हमने बायोलॉजिकल थेरेपी देनी होती है, तो उसमें रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी हो सकती है। और पाकिस्तान के जो है वो एनवायरनमेंट और यहाँ पे क्योंकि टीबी का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो हम आइग्रा को बिल्कुल सीरियस लेते हैं, और हम ज़रूर लेटेंट टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं फॉर 3 मंथ्स। तो आरए में आपने जो है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आरए में भी हो सकती है, सिस्टेमिक साइक्लोसिस और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ जो हैं उनमें हो सकती है। आरए का मरीज़ जो होगा, वो मैंने अभी पहले भी बताया, अक्सर उसमें साँस की तकलीफ़ हो रही है, तो वो कहेगा ये तो मुझे जो है वो आर्थराइटिस नहीं है, आर्थराइटिस एक और मामला है और ये साँस का मसला और है। तो आरए का पेशेंट जैसे मैंने बताया, अगर उसको ये फीचर्स हों जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो आपने उसका एचआरसीटी टेस्ट लाज़मी करवाना है। इसके बाद जी प्लूराइटिस, प्लूराइटिस किस्में एसएलई में हो सकती है, जो कि वो कहेगा जी मुझे मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, साँस लेता हूँ तो तकलीफ़ होती है। तो इस बारे में भी आपने प्लूराइटिस के बारे में बात करनी है। अब आ जाते हैं जी डिस्फेजिया, निकलने में तकलीफ़ तो नहीं है, उसके बारे में पूछें। सिस्टेमिक सर्कोसिस में और एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी बहुत कॉमन है।
और मरीज़ बताता है कि खाना अटकता है, ख़ास तौर पर जो सॉलिड फूड है वो मेरी अटक जाती हैं, पानी-वानी पीना पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ जो हैं, उनमें जो है प्रॉक्सिमल डिस्फेजिया हो सकता है, ये भी एक डिफ़रेंस है। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ में प्रॉक्सिमल डिस्फेजिया हो सकता है, और ये एक एग्ज़ाम के हवाले से ये पॉइंट भी याद रख लें। एब्डोमिनल पेन के बारे में पूछ रहे हैं। एब्डोमिनल पेन के बारे में पूछें कि जो आईबीडी के साथ एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस हो सकती है, कि वो ये तो नहीं बताता कि मेरे पेट दर्द है और जॉइंट पेन है, तो ये बात आपने पूछना है। सीलिएक डिज़ीज़ के साथ-साथ भी आर्थराइटिस हो सकती है, तो आपने ये भी आपने एक मेंशन करना है, क्योंकि सीलिएक डिज़ीज़ को भी आपने जब फटीग का बारे में बताए पेशेंट, अगर सम टाइम ये भी होता है कि पेशेंट कहता है मुझे लो उसको आईबीएस किसी ने डायग्नोज़ किया होता है, और वो पेशेंट फीमेल स्पेशली बताया कि मुझे फटीग भी रहती है और मुझे जो है बार-बार पखाना आता रहता है, तो माइट बी वो सिर्फ़ आईबीएस ना हो, वो माइट बी जो है उसको सीलिएक डिज़ीज़ हो सकती है। तो इस हवाले से आपने माइंड में ये पॉइंट भी रखना है, अगर उस किसी फीमेल पेशेंट को स्पेशली फटीग है, थकावट रहती है और उसको बार-बार पखाना आता है, तो जो है आपने एंटी टीटीजी विद आईजीए जो है वो लाज़मी करवाना है। आईजीए के बगैर नहीं करवाया जाता, वरना ये होगा कि आपका डायग्नोसिस जो है वो नहीं बन पाएगा। तो सीलिएक डिज़ीज़ जो है वो उसमें भी जॉइंट पेन हो सकते हैं, तो सीलिएक डिज़ीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। तो मेरे माइंड में जो इधर-उधर के भी कुछ पल्स आते जाएँगे या क्वेश्चन्स आते जाएँगे, तो वो भी मैं ऐड करता जाऊँगा, ताकि हिस्ट्री टेकिंग के वक़्त जब आप हिस्ट्री लें और एंड करें, अब मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ, तो 30 मिनट, 35, 40 मिनट मेरा जो उम, असिस्टेंट हैं और जो हमारा स्टाफ है, वो अक्सर बताते हैं, अभी हम बाहर थक जाते हैं और पेशेंट कह रहे, पता नहीं डॉक्टर साहब को पता नहीं चलता, ये 40-40 मिनट एक मरीज़ के साथ अंदर बातें करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग जैसे हम ये बात करें, अगर ये सारी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हो और आप इस कदर डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। फिर आपका काम है पेशेंट को डायग्नोज़ करना, और फिर उससे मुतल्लिका चीज़ें हैं। तो सीलिएक डिज़ीज़ के बारे में पूछना है। यूरिनरी सिम्पटम्स के बारे में आपने पूछना है कि फोमी यूरिन तो नहीं है, क्योंकि फोमी यूरिन लिपस में जो है हो सकता है, लिपस नेफ्राइटिस में हो सकता है, या ब्लड तो नहीं आ रहा, तो अगर ब्लड आ रहा है तो हीमाचूरी है, तो वो भी जो है वो लुपस नेफ्राइटिस में हो सकता है। यहाँ भी एक बहुत ही अहम क्लिनिकल पल है कि लुपस नेफ्राइटिस अक्सर उस वक्त तक जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब तक एडवांस्ड ना हो जाए। इस पे मैंने अलग भी लेक्चर दिया हुआ है कि लुपस नेफ्राइटिस कैन बी साइलेंट। तो इसलिए एसएलई का जो हर मरीज़ है, उसमें रेगुलरली आपने यूरिन एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है, और यूरिनरी सिम्पटम्स अगर हों या ना हों, फिर भी आपने जो है वो यूरिन एनालिसिस करवाते रहना है, क्योंकि एलएन में जो है एलएन में आपने देखते रहना है कि कोई जो है एडवांस स्टेज पे ना चला जाए पेशेंट, एसएलई का एलन जो है वो साइलेंट हो सकती है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स पे बात करते हैं अब। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स के बारे में आपने पूछना है, हेडेक तो नहीं है, सीज़र्स तो नहीं है, साइकियाट्रिक सिम्पटम्स तो नहीं होते, मेमोरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, न्यूरोसाइकियाट्रिक जो है वो लिपस हो सकती है। इसलिए जो है आपने इन जो है न्यूरोसाइकियाट्रिक क्वेश्चंस को भी माइंड में रखना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आरए में हो सकती है, वेस्क्युलाइटिस में हो सकती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में भी आपने बात ज़रूर करनी है, क्वेश्चन करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम आरए में, और सेकेंडरी जो है वो हो सकता है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, आरए में सेकेंडरी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, और हाथों में टिंगलिंग होगी, नमनेस हो सकती है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम को भी आपने देख लेना है। अब आते हैं जी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपने पूछनी है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें क्या पूछनी है? रिकरेंट मिसकैरेज, ये सबसे अहम क्लू है, लेकिन जो है मिस कर दिया जाता है। अच्छा जी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में रिकरेंट मिसकैरेजेस की बात कर रहा था, ये बहुत अहम क्लू है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई खातून 3 या इससे ज़्यादा उसको अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो आपने एपीएस को, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम को रूल आउट ज़रूर करना है। अक्सर ख़वातीन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर देती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन फैमिली है, उसका हस्बैंड, और फिर हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हम पेशेंट से जब पूछते हैं मैरिड हैं, वो कहती हैं जी, आपके बच्चे हैं, वो कहती हैं जी, अच्छा आपके कितने बच्चे ज़ायद तो नहीं हुए, तो थोड़ा सा जो है वो इस तरह सा अजीब सा वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या अटेंडेंट्स या पेशेंट, तो आपने उनसे ज़रूर पूछना है, बिकॉज़ इसी से हमें
जो है बीमारी की तशख़ीस करनी है, वो समझते हैं ये पता नहीं कुछ अजीब-सा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और अक्सर हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं, वो इसे अवॉइड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हमने एपीएस को रूल आउट करना है। पाकिस्तान में यही एपीएस जो है ना, बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोज़ कंडीशन है और बहुत सी ख़वातीन हैं जो सालों तक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस सहती रहती हैं और इस तकलीफ़ भी है, मेंटली एक ट्रॉमा में चली जाती हैं और लेकिन एपीएस ना तो डायग्नोज़ हो पाता है, ना ट्रीट उसको किया जा सकता है। हालाँकि एपीएस का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, उसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये जो है मामलात बेटर हो सकते हैं। यूलार की जो 2019 के पेस गाइडलाइंस हैं उनमें क्लियरली ये स्टेटेड है कि आपने इस बारे में पूछना भी है डीवीटी है या स्ट्रोक की हिस्ट्री के बारे में पूछें, ख़ास तौर पर जो यंग पेशेंट्स है क्योंकि एपीएस की जो मैनिफेस्टेशन ये हो सकती है कि उसमें डीवीटी हो सकता है या यंग एज में स्ट्रोक हो सकता है। तो ये यूलार की 2019 का ये क्राइटेरिया में एपीएस में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप इस बारे में डीवीटी और यंग एज में स्ट्रोक के बारे में पेशेंट से पूछें। अच्छा जी, सोराइसिस की हिस्ट्री ज़रूर पूछें। सोराइसिस की हिस्ट्री क्योंकि 30% जो सोराइसिस के मरीज़ हैं उनमें सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे फिर एक और बात पूछ लेते हैं, सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डस्टबिन बनाया हुआ है। जो भी कोई केस डायग्नोज नहीं होता तो उसको सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेबल करके उसको ट्रीट कर दिया जाता है। पेशेंट भी रिलीफ फील करता है बिकॉज़ आप कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्स दे रहे हैं। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में अगर एचसीक्यू ना दे रहे हो और वैसे भी जो है वो ईसीआर सितंबर 2025 में एचसीक्यू के हवाले से उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आफ्टर 30 वीक्स पे भी जो है वो कुछ ख़ास बेनिफिट एचसीक्यू से नहीं मिला और मैं आजकल एचसीक्यू रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं लिखता। तो सीरोनेक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस बना के ट्रीट करना स्टार्ट कर देते, पेशेंट भी रिलीफ फील करता है। तो पूछ लें उनसे कि सोरियासिस की हिस्ट्री तो नहीं है, अक्सर औक़ात पूछा ही नहीं जाता कि पेशेंट में सोराइसिस है या नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो आपको क्वेश्चन लाज़मी करना चाहिए कि और हाँ जी, सीरोनेगेटिव के बारे में बात कर रहा था, मुमकिन है उनका एएनए भी करवा के देख लें। अगर देखें, अगर तो आपको तसल्ली है कि ये क्लिनिकली आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस लग रही है, लेकिन एंटी-सीसीपी और आरए फैक्टर नेगेटिव हैं और इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज़्ड हैं बिकॉज़ एंटी-कार्प एंटीबॉडीज़ पाकिस्तान में क्या अब बहुत सी लिमिटेड लेवल पर दुनिया भर में होती हैं। वो भी रिसर्च पर्पज़ के लिए हो रही हैं एंटी-कार्प एंटीबॉडीज़। अगर वो तो है ही नहीं तो फिर सीरोनेगेटिव लेबल करें, लेकिन मुमकिन है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, सिमेट्रिक जॉइंट पेन तो और भी डिजीज़ में हो सकता है, तो एएनए करा के देख लें, कुछ और भी तो हो सकता है। अच्छा जी, तो सोराइसिस के बारे में पूछना है, आईबीडी की हिस्ट्री लें। आईबीडी की हिस्ट्री लाज़मी तौर पर पूछें क्योंकि आईबीडी में भी ये जॉइंट पेन हो सकते हैं। थायराइड डिज़ीज़ की हिस्ट्री पूछें क्योंकि ऑटोइम्यून थायराइड डिज़ीज़ और रिमेटिक डिज़ीज़ेज़ अक्सर औक़ात एक साथ-साथ होती हैं। इसके अलावा आपने रिकरेंट ओरल अल्सर्स की जो है वो हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। ये भी हम पहले भी हमने बात की है इस बारे में। ये हम क्योंकि माउथ को जो है वो डिस्कस कर रहे थे तो इस वजह से ये वो रिकरेंट ओरल अल्सर को मैंने दोबारा भी मेंशन किया है। ड्रग हिस्ट्री, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ड्रग हिस्ट्री। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अहम है, क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत आम है। होता क्या है कि ये जो पेशेंट्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ लेते रहते हैं। उनको किसी ने स्टेरॉइड दे दिया, कोई पेन किलर दिया, कोई एनासिड दे दिया, कुछ भी दिया, उसने जो है वही मेडिसिन लेकर उसको आराम आ गया, वो क्या करेगा उसी को वह चलाता रहेगा। मेरे पास एक पेशेंट आई, तो उसने क्या किया, मेरे पास आके वो बैठी है, पेशेंट फीमेल थी। मैंने कहा जी क्या दिखाइए, फ़ाइल दिखाइए। या मैंने बल्कि जो है ना अपने उससे पूछा अपने स्टाफ से कि इनकी फ़ाइल कहाँ है? वो कहता है इनका सेकंड विज़िट है। मैंने उनसे पूछा जी आपकी फ़ाइल कहाँ है? कहती है मुझे आराम है। मैंने कहा तो फ़ाइल तो बताइए। कहती है वो मैंने टीसीएस करा दिया, मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनको भी यही मसला था, उनको जोड़ों में दर्द था, वो मैंने उधर भिजवा दिया तो मुझे आज और नई दवाई लिख दें। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा आम है। तो आपने ड्रग हिस्ट्री के बारे में लाज़मी तौर पर पूछना है। स्टेरॉइड यूज़ का पूछें क्योंकि पाकिस्तान में स्टेरॉइड यूज़ के बारे में तफ़सील से पूछें, कितने अरसे से ले रहा है, कितनी मिकदार में ले रहा है,
किसी ने लिख के दिया है या खुद ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज से क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। एवीएन बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, बेचारे एवीएन के पेशेंट हमारे पास बेशुमार आए होते हैं जो स्टेरॉइड खा खा के एवीएन हो जाती है, एवीएन हो सकती है। और इसके अलावा कुशिंग्स फीचर्स भी जो है वो सामने आ सकते हैं, तो स्टेरॉइड जो उसके बारे में आपने ज़रूर पूछना है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो ये है कि मरीज़ को किसी ने जो है वो उसी स्टेरॉइड के हवाले से मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि वो उसने कोई जो है वो इंजेक्शन लगा दिया, डेकाड्रॉन लगा दिया, उसने कोई और टैबलेट दे दी, प्रेडनिसोलोन दे दी, तो दर्द उसको ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, इसी को जो है वो लेता रहेगा, खुद ही जो है वो मरीज़ ने दवाई लेना शुरू कर दी और वो ये नहीं करेगा कि कुछ अरसे ले लूँ, वो यही नुस्खा आगे 15 बंदों को भी बताएगा कि ये दवाई ले लो, आराम आ जाता है, मुझे किसी ने बताई थी, मैं ठीक हो गया, अब वो जेब में रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके अलावा ड्रग के हवाले से आपने इसलिए भी पूछना है कि ड्रग इंड्यूस्ड लूपस भी हो सकता है। इस बारे में भी ज़रूर जानना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोलाज़ाइन, प्रोकानामाइड, आइसोनिज़ेड, माइनोसाइक्लिन और सम टाइम जो है वो एंटीकन्वल्सेंट जो हैं वो भी ड्रग इंड्यूस्ड लूपस पैदा कर सकते हैं। इस बारे में आपने ड्रग्स के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्वेश्चन करें। अच्छा जी, टीबी जो है ना, टीबी उसका इलाज पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है, इसलिए जो है आइसोनिज़ेड जो है उसके बारे में ज़रूर पूछना है क्योंकि ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है वो इसकी वजह से हो सकती है और ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है वो उसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं और जो है वो ड्रग रोकने पर जो है ऑफेंडिंग ड्रग जो होगी उसको रोक दें तो ये ठीक हो जाती हैं जो ड्रग इंड्यूस्ड लूपस होती हैं। ड्रग की हिस्ट्री में स्टेटन यूज़ के बारे में भी पूछें। स्टेटन यूज़ के बारे में इसलिए पूछें क्योंकि स्टेटन से मायोपैथी जो है वो हो सकती है और समटाइम्स इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी जो है वो भी है, हो सकती है। और इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी जो है वो तो सम टाइम जो है वो ऑफेंडिंग ड्रग अगर स्टॉप भी कर दी जाए तो वो फिर ठीक नहीं होती। ये भी एक बहुत अहम क्लू है और आपने ये याद रखनी है, तो इस वजह से आपने इस बारे में क्वेश्चन ज़रूर करना है। एनसेड्स के बारे में आपने पूछना है क्योंकि एनसेड्स के लॉन्ग टर्म यूज़ के बारे में जब तक आप नहीं पूछेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्रोनिक एनसेड जो है वो यूज़ से रीनल फंक्शन जो है वो मुतासर हो सकता है और जीआई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो भी हो सकती हैं। तो इस हवाले से आपने एनसेड्स के बारे में ड्रग हिस्ट्री में मैंने आपसे जो ये चीज़ें की हैं आपने ज़रूर पूछना है। फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछें। फैमिली हिस्ट्री रिमोटोलॉजी में बहुत अहम है, लेकिन लोग नहीं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ना ही क्वेश्चन करते हैं। फैमिली हिस्ट्री क्यों अहम है? क्योंकि बहुत सारे जो रिमेटिक डिजीज़ेज़ हैं, उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होती है। आरए को देख लें, एसएलई को देख लें, एएस यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को देख लें, सोराइसिस को देख लें, गाउट, ये फैमिली में ये डिजीज़ेज़ चल सकती हैं। एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल ये भी है कि जो HLA-B27 पॉजिटिव फादर होगा उसके बच्चे में एएस का जो है वो चांस आम कॉमन पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। इसी तरह एफएमएफ फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर ये जो है वो जेनेटिक कंडीशन है और मेडिटेरेनियन जो ओरिजिन्स है उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो है वो कुछ केसेस जो है इसके देखे गए हैं। तो इस बारे में भी आप क्वेश्चन के हवाले तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन इस हवाले से आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। अगर कोई बलूचिस्तान का जो एक कोई पेशेंट है तो बलूचिस्तान में इसके कुछ केसेस देखे गए हैं। अच्छा जी, फैमिली हिस्ट्री के बाद सोशल हिस्ट्री के बारे में पूछें। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोशल हिस्ट्री का पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत सारी डिजीज़ के बारे में क्लू दे रहा होता है। ऑक्यूपेशन जो है वो बताएगा कि जो हैवी मैनुअल वर्कर्स होंगे उनमें बैक पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो सकती है। जो कंप्यूटर वर्कर हैं उनमें सर्वाइकल स्पाइन का और रिस्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। जो फार्मर हैं उनमें जो है ब्रुसेलोसिस के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और अनपास्चराइज्ड मिल्क हमारे यहाँ ज़्यादा है तो ब्रुसेलोसिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फार्मर्स में।
स्मोकिंग के बारे में पूछें। स्मोकिंग के बारे में आपने ये पूछना है कि अगर वो मर्द है, और स्पेसिफ़िकली नस्वार और गुटखा के बारे में भी फिर पूछ लें स्मोकिंग के साथ-साथ। तो जो स्मोकिंग है वो आरए का एक मेजर रिस्क फैक्टर है, और एसीआर 2021 जो उसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे जो स्मोकिंग सेजेशन है, सिगरेट की रोकथाम, उसको आरए मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा करार दिया है। क्योंकि स्मोकिंग ना सिर्फ आरए का जो है वो रिस्क बढ़ाती है, बल्कि आरए को जो है मोर सवेयर और सीरो पॉजिटिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है उसको भी कम कर देती है। तो इसलिए स्मोकिंग के बारे में भी पूछें, और नस्वार भी आजकल जो है वो, मैं तो पूछता हूँ नस्वार के बारे में पूछें, क्योंकि सम टाइम नस्वार पेशेंट ले रहा होता है तो ओरल हाइजीन अच्छी ना हो तो कुछ जर्म्स ऐसे हैं, तो और वैसे भी जो कुछ डेंटल प्रोसीजर्स के बाद या कुछ इस तरह की जो है वो जर्म्स पाए जाते हैं, जो आप कुछ पेशेंट्स में आ रहे या कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो है काज बन सकते हैं। एंड होने वाला है लेक्चर जल्द, लेकिन अभी बहुत सारा मौजूद भी है। डाइट के बारे में पूछें, डाइट के बारे में पूछें, ख़ास तौर पर गाउट वाला जो पेशेंट है उसके बारे में पूछें। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये है, डाइट की अहमियत गाउट में जो है इतनी नहीं है जितनी आम तौर पर समझी जाती है। जो गाउट में है वो जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा अहम है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले वो कहेंगे जी मरीज़ पता नहीं गाउट का है, नहीं है, उसमें वो छुट्टी करवा देंगे, गोश्त नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, मटन नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो ये नहीं देखेंगे कि स्पेसिफ़िकली प्योरेन डाइट रखनी है, वो कहेंगे फलाँ-फलाँ जितना उनका बस चलता है, और पेशेंट अब आदी भी हो चुके हैं, बैठते ही वो कहते हैं सर एक तो चावल, दाल, गोश्त, सब्जियाँ और फलाँ-फलाँ चीज़ें नहीं खानी, बाकी बता दें। तो गाउट में इतना इम्पोर्टेंट जो है वो डाइट नहीं है, जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा अहम है, और ये एक सबसे बड़ी जो है वो मिसकंसेप्शन भी हम है, जिसे हम गाउट के मॉड्यूल में तफ़सील से डिस्कस इस पे मैं अलग से भी जो है वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। अभी मैंने ऊपर बताया कि अनपास्चराइज़्ड जो मिल्क है, उससे ब्रुसेलोसिस का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ़ फार्मर्स में भी नहीं, तो आप वैसे भी रूटीन में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो देहात के कुछ लोग होते हैं, उनमें ये कंसेप्ट पाया जाता है कि कच्चा दूध जो है, बगैर जो उबला हुआ दूध है उसमें ताकत ज़्यादा है, उबालने से ताकत कम हो जाती है, इसलिए वो कच्चा दूध ही, बच्चे भी वो कच्चा पीते हैं, और फैमिलीज़ में बड़े-छोटे सब जो है वो बगैर उबला हुआ दूध पीते हैं। तो इस हवाले से इस बात को मद्देनज़र आपने रखना है। अच्छा जी, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ऑब्स की हिस्ट्री के बारे में, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में आपने ज़रूर बात करनी है ख़वातीन में। अभी मैंने ऊपर पूछा मिसकैरेजेस का क्वेश्चन करना है, नहीं किया जाता। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में भी ख़वातीन मरीज़ों में जो फ़ीमेल होंगी, उनमें आपने ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेना रिमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहम है, और मैंने कहा है अभी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस जैसे हमने ऊपर ज़िक्र किया, क्योंकि यही जो है वो अगर प्रेगनेंसी है उसके दौरान जॉइंट पेन बेहतर भी हो जाते हैं और सवेयर भी हो जाते हैं। तो ऑब्स हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, और उसके दौरान आपने जॉइंट पेन का भी पूछना है। आरए की जो एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर ये है, क्योंकि जो है वो हार्मोन शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औक़ात आरए बेहतर हो जाती है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी शिफ्ट होती है, हार्मोनल चेंजेज़ हो रही होती हैं फिज़ियोलॉजिकली, तो आरए जो है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन जो ही डिलीवरी होती है तो फ्लेयर हो सकता है। एसएलई में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है जॉइंट पेन्स का फ्लेयर हो सकता है, ये सब हम प्रेगनेंसी और रूमेटिक डिज़ीज़ के मॉड्यूल्स में अलग से भी बात करेंगे। तो आरए में जो है आरए जो है प्रेगनेंसी में बेहतर हो जाती है, एसएलई जो है प्रेगनेंसी में वर्स हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछें, नहीं पूछा जाता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्योंकि हमारी जो है ये सोसाइटी के हवाले से पेशेंट भी माइंड करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे, माइट बी आप कोई क्वेश्चन मिस करें तो शायद आप डायग्नोसिस मिस कर जाएँगे। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आप हिस्ट्री ले रहे हैं, अटेंडेंट की मौजूदगी में ले रहे हैं, तो आपका राइट है, डॉक्टर को चाहिए कि वो अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करे। तो कंट्रासेप्शन के बारे में जो है आपने पूछना है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, एसएलई और एपीएस में थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ा सकती हैं, तो इसलिए पूछना ज़रूरी है। अब जी, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स,
आखिर पे हम पहुंच चुके हैं, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। हर जो रिमोटोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके आखिर में आपने एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स जो है वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक जो है वो चेक लिस्ट बना लिया करें, लेकिन पूछें ज़रूर एंड पे, सारी हिस्ट्री लें उसके बाद। लेकिन अगर आप इस तरह से, जैसे हमने ये पूरी डिस्कशन की है, इस तरह से हम किसी पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री ले लें तो मेरे ख्याल में डायग्नोसिस बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। रिव्यू स्ट्रक्चर्ड जो है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स जो है उसका आसान तरीका ये है कि हेड से टो तक सिस्टमेटिकली उससे पूछें। फिर मैं अब दोबारा ये सारी हमने जो डिस्कशन की हो उस पर हम जो है ना बहुत शॉर्ट वे में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आइज़ के बारे में पूछें, ड्राइनेस पूछें, पेन पूछें, रेडनेस पूछें, विजन चेंज पूछें। आंखों के बाद मुंह पे आ जाते हैं, माउथ पे ड्राइनेस पूछें, अल्सर पूछें, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग पूछें, ठीक है। इसके बाद मुंह के बाद चेस्ट पे आ जाते हैं, ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट पेन है, कफ है, ILD से रिलेटेड। ये हो गया। चेस्ट के बाद एब्डोमेन आ गया, एब्डोमेन के बारे में पेन का पूछें, डायरिया का पूछें, ब्लड इन स्टूल पूछें। एब्डोमेन से नीचे जाते हैं, यूरिन कलर चेंज पूछें, फॉमी यूरिन पूछें, ब्लड के बारे में पूछें। इससे नहीं, फिर आ जाते हैं स्किन के ऊपर, स्किन में सबसे रैश के बारे में पूछें, हेयर लॉस पूछें, कलर चेंज इन फिंगर्स के बारे में पूछें, रेनार्ड्स के बारे में। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में आपने हेडेक के बारे में पूछना है, फट्स के बारे में पूछना है, टिंगलिंग के बारे में पूछना है, वीकनेस के बारे में पूछना है, सीजर्स के बारे में पूछना है। फिर एंड पे जनरली जो है वो आप जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोबारा फीवर, वेट लॉस, फटीग, नाइट स्वेट्स के बारे में पूछें। नाइट स्वेट्स ख़ास तौर पर पूछें क्योंकि ये टीबी और लिम्फोमा दोनों में हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में अहम डायग्नोसिस हो सकता है पाकिस्तान के सिनेरियो में। तो आपने लाजमी तौर पर नाइट स्वेट्स के बारे में पूछना है, ये दोनों पाकिस्तान में अहम डायग्नोसिस हो सकते हैं। फंक्शनल असेसमेंट, ये बहुत ही जो है बेहतरीन किस्म की जो हम इस फंक्शनल असेसमेंट पर डिस्कशन करेंगे। वो इस वजह से हिस्ट्री का बेहतरीन हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर औक़ात ये तो मिस हो जाता है, और फंक्शनल असेसमेंट ही है जो हमें बीमारी, जो मरीज़ की जो बीमारी है वो उस बारे में बताएगा कि इसकी बीमारी ने इस मरीज़ की लाइफ को कितना अफेक्ट किया है। फंक्शनल असेसमेंट के ज़रिए हम जान पाएंगे कि वो मरीज़ अपनी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्ट हो चुकी है, वो अपने काम खुद कर सकता है या नहीं कर सकता, और वही बताएगा कि हमें हमारी डिज़ीज़ जो है वो किस तरह से जा रही है। तो फंक्शनल असेसमेंट के बारे में ज़रूर पूछें। ये जब हम फंक्शनल असेसमेंट के बारे में पूछते हैं, ये सिर्फ नंबर्स और जॉइंट्स की जो है वो तादाद के बारे में नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके बारे में आप पूछ रहे होते हैं। ACR के बारे में, ACR और जो यूलार हैं, दोनों ने फंक्शनल असेसमेंट को रूमेटिक डिजीज़ मैनेजमेंट का हिस्सा, लाजमी हिस्सा करार दिया है, लेकिन हमारे यहाँ इसको ही मिस कर दिया जाता है फंक्शनल असेसमेंट को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपने इस बारे में ज़रूर क्वेश्चन करना है। आपने पूछना है उनसे कि क्या आप अपना जो डेली लाइफ के काम है वो खुद कर सकते हैं? क्या आप सुबह उठें तो आप अपना, जो ख़वातीन से पूछें कि क्या आप अपना आटा खुद गूँथ सकती हैं, खुद कपड़े पहन सकते हैं? क्या आप बटन खुद लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं? बालों में खुद कंघी कर सकते हैं? खुद ही गिलास उठा सकते हैं? क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? क्या नमाज़ अदा कर सकते हैं? नमाज के हवाले से जो ये क्वेश्चन है ना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है, क्योंकि ये तो एक डेली रूटीन का हिस्सा भी है नमाज। तो आपने मरीज़ से ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि मरीज़ के लिए बहुत पर्सनल फंक्शनल मार्कर है, और अगर मरीज़ नमाज अदा करने में मुश्किल बताए तो ये सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट की अलामत समझा जाए। आप उनसे पूछें कि आप काम पर जा सकते हैं, क्या आप घर के काम कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद है जी साइको सोशल असेसमेंट। रिमेटिक जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें साइको सोशल असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि रिमेटिक डिजीज़ का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ही गहरा होता है, और ये हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो आरए में, एसएलई में, फाइब्रोमियल्जिया के मरीज़ों में बहुत ही आम है। कॉमन पॉपुलेशन की निस्बत कई गुना ज़्यादा होता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी आरए, एसएलई और फाइब्रोमियल्जिया में।
जो यूलार 2022 और आरए की यूलार 22 ने आरए की मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसमें ये कहा गया है कि साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज़ की स्क्रीनिंग जो है वो आरए मैनेजमेंट का लाजमी हिस्सा है, लेकिन हम नहीं करते। फिर रिपीट कर दूं, आरए मैनेजमेंट की जो यूलार की गाइडलाइंस हैं, वहाँ आरए मैनेजमेंट में ये जो हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में ये क्वेश्चन करना और उनकी स्क्रीनिंग करना हमारी आरए मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। आप मरीज़ से ये क्वेश्चन करें कि आपको लगता है कि आप बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या आप बीमारी की वजह से हर वक़्त जो है उदास रहते हैं, आप दोस्तों में नहीं बैठते, फैमिली में नहीं बैठते, तन्हाई का शिकार तो नहीं हो रहे, अकेले तो नहीं बैठे रहते? क्या आप फ्यूचर के बारे में परेशान तो नहीं रहते? क्या आपके ताल्लुकात अपनी फैमिली के मेंबर्स जो आप हैं या आप दोस्तों के साथ बिगड़ तो नहीं रहे? पाकिस्तान में एक अहम साइको सोशल फैक्टर ये है कि बहुत से मरीज़ जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, दवाएँ नहीं ले पा रहे होते। तो ये पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इल्म ही नहीं है तो आप जो है एक्सपेंसिव जो है बायोलॉजिकल ड्रग्स लिख देंगे जो कि मरीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और वो खामोशी से चला जाता है, तो वो दवाई नहीं लेगा। मेरे पास पेशेंट बैठा होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि आपके लिए आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं? या आप क्या काम करते हैं? वो बताता है जी ज़िम्मेदार है। कितनी ज़मीनें हैं? जी इतने एकड़ है। तो कितना अल्लाह ताला ने दिया हो तो महँगा भी इलाज कर सकते हैं या सस्ता लिखूँ? किस तरह? वरना कुछ ऐसा होता है कि आप उससे ना पूछें, आपका दिमाग अगर डिसाइड कर चुका है कि ये पेशेंट जो है ये फर्स्ट लाइन जो है ड्रग्स से या कन्वेंशनल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, मैं इसको सेकंड लाइन थेरेपी पे जो है वो शिफ्ट करना चाहता हूँ, और आपने ये सोच लिया कि मैं इसको टीएनएफ इनहिबिटर्स जो है एडेली देना चाहता हूँ। आपके लिए वो बेस्ट कैंडिडेट है एडेली का पेशेंट, लेकिन वो एडेली अफ़ोर्ड ना करे, आप इधर लिख के उसको भेज दें, उसने तो लेना नहीं, उसका तो वो ट्रीटमेंट से भी जाएगा जो वो कन्वेंशनल थेरेपी ले रहा है। तो फिर उस एडेली लिखने का फ़ायदा क्या? आप सैटिस्फाइड हो जाएँगे, देखें जी मैंने तो पेशेंट को सेकंड लाइन थेरेपी दी है, लेकिन वो आपकी सेकंड लाइन थेरेपी जो आप सोच के बैठे हैं वो नहीं लेगा। आपने उसके फाइनेंशियली उसको देखते हुए उसके रिसोर्सेज़ के मुताबिक उसके ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना है। अगर वो एडेली नहीं अफ़ोर्ड कर पाता तो वो फ़िलगोटाइनेब तो अफ़ोर्ड कर लेगा। फ़िलगोटाइनेब अफ़ोर्ड नहीं कर पाता तो ओवाडा तो अफ़ोर्ड कर लेगा, टोफ़ा तो अफ़ोर्ड कर लेगा। मेबी वो जैक इन्हिबिटर के साथ उसकी डिज़ीज़ जो है वो लो डिज़ीज़ एक्टिविटी अचीव कर ले या रिमिशन में चला जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडेली की तरफ ही जाएँ। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसके लिए जो है जैक इन्हिबिटर सूटेबल नहीं है, उसको कोई सीवीडी रिस्क है, उसकी एज 65 अबव है, या वो जो है उसको कोई और इस तरह का कोई फ़ैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया या ओबीज़ है, 120 केजी का पेशेंट है, उसको तो जैक इन्हिबिटर नहीं लिखने, उसके लिए तो मजबूरी है फिर। लेकिन उससे पूछ के लिखें। ऐसा ना करें कि पेशेंट की फाइनेंशियल स्टेटस को आप ना ही जज करें, ना ही उससे पूछें और आप उसको जो है वो कॉस्टली मेडिसिन लिखते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अब जी आखिर पे हम कॉमन पिटफॉल्स इन हेमाटोलॉजिकल हिस्ट्री पे बात करेंगे। ये कुछ ही पॉइंट्स हैं और जो आज का लेक्चर था इसके आखिर में हमने ये पिटफॉल्स को, और मैंने अब प्लान ये किया है कि जितने भी मैंने लेक्चर्स अब देने हैं वो एक्सटेंडेड और डिटेल के साथ होंगे। पैथोफिजियोलॉजी होगी, उसमें हम क्लिनिकल पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एड्रेस करेंगे, क्लिनिकल सिनेरियोज़ होंगे, और जो है हम एंड पे कॉमन पिटफॉल्स पे भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे, ताकि ये कुछ अहम पॉइंट सामने आ सकें कि ऐसे कौन से मामलात हैं जो हम अगर उनमें लापरवाही करेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो आज के लेक्चर के आखिर में अब हम कुछ कॉमन पिटफॉल्स डिस्कस करते हैं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर होते हैं। पहला पिटफॉल ये है कि पहला पिटफॉल ये है कि सिर्फ जॉइंट पेन पर फोकस करना और सिस्टेमिक सिम्पटम्स मिस करना। अभी हमने इसी के बारे में ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है, तो सबसे पहला पिटफॉल है और ये होता है। एक केस इस हवाले से याद करें जहाँ एक पेशेंट जो है जॉइंट पेन लेकर आई है, सिर्फ जॉइंट्स देखे गए, समझकर मिथोट्रेक्सेट शुरू करा दी। मिथोट्रेक्सेट पर जो है वो
रीनल फंक्शन उसकी बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि वो तो उसको जो है वो एसएलई था, लिपस नेफ्राइटिस था, और लिपस नेफ्राइटिस पहले से थी उसको, जो कि हिस्ट्री में फोमी यूरिन का सवाल ही ना पूछा गया हो। तो पता चला कि पेशेंट का जो है वो जो था रीनल फंक्शन वो बिगड़ गया। ये कॉमन पिटफॉल है। दूसरा पिटफॉल जो है ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस की ड्यूरेशन, एग्जैक्टली ड्यूरेशन पूछें, एग्जैक्टली ड्यूरेशन ना पूछना, ये दूसरा पिटफॉल है और बहुत कॉमन है। सिर्फ हाँ या ना पूछने से काम नहीं चलता, पूछें जो है वो स्टिफनेस कितनी देर की होती है। तीसरा पिटफॉल जो है वो ड्रग हिस्ट्री को सरफेस लेवल पर लेना है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर स्टेरॉइड यूज़ को आपने तफसील से पूछना है। चौथा पिटफॉल जो है वो क्या है जी, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ना लेना, ना पूछना कि मिसकैरेजेस हुए नहीं हुए, तो इससे अगर नहीं करेंगे तो एपीएस आपका जो है वो मिस हो सकता है। पांचवा पिटफॉल जो है वो ये है कि सिर्फ एएनए पॉजिटिव आने पर एसएलई डायग्नोज कर देना। आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ जो है एएनए पॉजिटिव आता है, इस पे मेरा पहले भी लेक्चर मौजूद है और मैं आगे भी जो है वो करूँगा इस बारे में डिस्कशन। हम जब एएनए पे जाएंगे तो करेंगे। अक्सर औकात होता है, अक्सर औकात होता है एएनए कराया गया तो एएनए पॉजिटिव आ गया, कोई भी पैटर्न आ गया और 180 टाइटर आया तो एसएलई डायग्नोज करके एचसीक्यू स्टार्ट करा दी जाती है। एएनए पॉजिटिव आए, फिर उसका टाइटर देखें क्या वो कंसिडरेबल है, इम्पॉर्टेंट है। फिर सिर्फ टाइटर को भी नहीं देखना, क्लिनिकली पेशेंट की जो है वो आपने एग्जामिनेशन करके उसके साइंस एंड सिम्टम्स को, उसकी फाइंडिंग्स को इस पिक्चर के साथ मैच करना है, फिर डायग्नोज करना है। तो ये सबसे अहम, आखिर पे सबसे अहम अनकॉमन पिटफॉल है एएनए की पॉजिटिविटी पे एसएलई डायग्नोज कर देना। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है और इस पर मैं जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ का जब लेक्चर दूंगा उसमें बहुत ही तफसील से मैं डिस्कशन करूंगा। तो जी आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे ली जाती है, रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री लेना और कंप्रिहेंसिव वे में सिस्टमेटिकली और इम्पैथेटिक प्रोसेस के साथ लेकर चलना, ये एक आर्ट है। और जितनी अच्छी हिस्ट्री लेंगे उतना कम आपको इन्वेस्टिगेशंस पर डिपेंड होना पड़ेगा, इतना कम मरीज़ का पैसा ज़ाय होगा और उतना जल्दी सही डायग्नोसिस बनेगा। ये स्किल जो है ये प्रैक्टिस से आती है, इसीलिए हर मरीज़ के साथ इसी फ्रेमवर्क को आपने अप्लाई करना है और आपने देखना है कि आप कुछ अरसे में जो है वो हिस्ट्री के साथ ही डायग्नोसिस बनाने लगेंगे। तो आज का लेक्चर इस हवाले से भी अहम है और मैं आखिर पर 2 मिनट में कुछ और चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे इस पे मैं सोच रहा था, फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया। अच्छी बात ये है कि बहुत सारे नहीं, सब लोगों ने मुझे जो है इनकरेज किया कि आप ज़रूर करें, लेकिन ये जो है मुश्किल बहुत है इसको कंटिन्यू रखना। क्योंकि कभी भी कोई लेक्चर दिया जाता है तो ऐसे नहीं है कि आप कभी भी उठ के बैठ के एक पूरा स्ट्रक्चर्ड जो है प्रोग्राम नहीं लेके जा सकते। चलें किसी भी टॉपिक पे आप बैठ जाते हैं, 10 मिनट की वो डिस्कशन कर लेते हैं या कुछ आप पेशेंट के या किसी केस को डिस्कस कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट आप एक ट्रेनिंग, फिर इसके मॉड्यूल सेट करना, मैंने 27 मॉड्यूल्स आपके साथ बताया है, 27 मॉड्यूल्स हैं इसमें और 178 लेक्चर्स तो फाइनल हैं, लेकिन कुछ लेक्चर्स एंड पे जो है वो रेयर डिजीज़ में मज़ीद बढ़ जाएँगे और आई होप सो कि ये 150-180 आवर से ज़्यादा का जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़रूर जो है बहुत अच्छा डायग्नोसिस बनाना सीख जाएंगे। और इस जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने जो है पहले सोचा था कि मैं इसको शायद फ़ेसबुक पे लगा दूँगा, लेकिन फ़ेसबुक जो है वो रिलाएबल और जो है वो ट्रस्ट किया जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि अक्सर औक़ात फ़ेसबुक के जो पेजेज़ होते हैं वो डिलीट कर देते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो यूट्यूब जो है वो एजुकेशन लाइब्रेरी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो यूट्यूब जो है ये ज़्यादा बेटर लगा और मैंने अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड करने का फ़ैसला किया है। आपके साथ जो है आपको दोबारा बता दूँ, वीकली 2 लेक्चर्स होंगे, वेडनेसडे को और सैटरडे को 7 पीएम पे आपके साथ लेक्चर शेयर किए जाएँगे। और जो है इसमें
हर लेक्चर मुमकिन है 50 में, वो तो डिपेंड करता है 1 आवर का भी हो सकता है, लेकिन हम हर एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेमेटरी वर्सेस नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के फ़र्क को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में समझेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्मेट में ज़रूर समझेंगे, जिसमें हम पैथोफिज़ियोलॉजी मैंने ऊपर बताया, हम इसमें पैथोफिज़ियोलॉजी पे बात करेंगे, क्लिनिकल केसेस बात करेंगे, कॉमन डायग्नोस्टिक पिटफॉल्स जैसे मैंने अभी जो है उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पहला डिटेल्ड लेक्चर आपको जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।